और चलिए अब बात कर लेते हैं उस बयान की जिसके बाद तनाव का माहौल एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। देवेंद्र फडणवीस ने क्या कुछ कहा आपको बताएंगे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम फडणवीस का बयान, ज्यादा वोटिंग से बीजेपी को फायदा। जब भी वोटिंग प्रतिशत बढ़ता है तो बीजेपी को ही फायदा होता है। मेरा मानना है कि वोटिंग प्रतिशत बढ़ने से बीजेपी और महायुति को फायदा होगा। इस साफ तौर पर डिप्टी सीएम कहते हुए नजर आए। देवेंद्र फडणवीस ने यह बड़ी चीज कही और साफ तौर पर कहते हुए नजर आए कि जब भी वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है सीधे सीधे फायदा जो है वो महायुति को होता है। बीजेपी की जो जीत है वो सुनिश्चित होती है, इससे कहीं ना कहीं कहते हुए नजर आए हैं। और यहां पर देखिए ज्यादा वोटिंग से बीजेपी की जीत का जो संकल्प है वो कहीं ना कहीं पास आता हुआ उन्हें नजर आ रहा है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम फडणवीस का यह बयान है और उन्होंने इसमें कहा है ज्यादा वोटिंग से बीजेपी को सीधे सीधे फायदा होगा। क्या कुछ कहा आपको सुनवा देते हैं। जब जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तो बीजेपी को ही उसका फ़ायदा होता है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि निश्चित रूप से ये जो बढ़ा हुआ वोटिंग परसेंटेज है ये बीजेपी और हमारे अलायंस के लिए, महायुति के लिए ये फ़ायदा हमको देगा और इसका फ़ायदा हमको होगा। जब जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तो बीजेपी को ही उसका फ़ायदा होता है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि निश्चित रूप से ये जो बढ़ा हुआ वोटिंग परसेंटेज है ये बीजेपी और हमारे अलायंस के लिए, महायुति के लिए ये फ़ायदा हमको देगा और इसका फ़ायदा हमको होगा। तो देखिए महाराष्ट्र की अगर बात करें, महाराष्ट्र के नागपुर में वोटिंग के बाद जोनल अधिकारी की कार पर हमला किया गया और ईवीएम मशीन लूटने की कोशिश की जाती है। इस हमले में कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ईवीएम को लूटने की कोशिश को सिरे से नाकाम कर दिया। आखिर ये पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। मतदान के बाद भारी बवाल, नागपुर में पोलिंग टीम पर हमला, ईवीएम को लूटने की कोशिश। नागपुर में चुनाव संपन्न हो चुका था, लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर चुके थे और पोलिंग टीम ईवीएम मशीन को लेकर जा रही थी। लेकिन तभी उपद्रवियों की भीड़ वहां आ धमकी और पोलिंग टीम की कार को घेरने की कोशिश की गई, पत्थर बरसाए गए। बताया जा रहा है कि ये भीड़ ईवीएम को लूटने के लिए इकट्ठा हुई थी। नागपुर के मध्य नागपुर विधानसभा क्षेत्र में इस दौरान कुछ देर के लिए तनाव की स्थिति पैदा हो गई। हमला करने वाले लोगों की मंशा मशीन को लूटने की थी। उपद्रवियों ने मशीन को लूटने की पूरी कोशिश की। इस दौरान अधिकारियों के साथ हाथापाई भी की गई और गाड़ी पर पत्थर भी बरसाए गए। सूत्रों की माने तो ये कांग्रेसी कार्यकर्ता थे जो ईवीएम लूटकर चुनाव के परिणामों को प्रभावित करने की कोशिश में वहां पहुंचे थे। उपद्रवियों के इस हमले में ईवीएम को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। वैसे भी पुलिस की माने तो इस ईवीएम मशीन का वोटिंग में इस्तेमाल नहीं हुआ था। ये जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल करने के लिए रखा गया था और ऐसी स्थिति ही नहीं बनी कि इस मशीन का इस्तेमाल किया जा सके। G9 ईवीएम है जो पोलिंग में यूज़ किया था, तो इसीलिए फिर वो लोग वहाँ पर इंक्वायर करने के लिए उनके पीछे पड़ गए। उसमें उनके हाथापाई हो गए और गाड़ी का नुकसान हो गया। वो रोकने की कर रहे थे गाड़ी को, बट वहाँ से जोनल ऑफिसर वो गाड़ी अपनी लेकर आ गए। उनके गाड़ी में जो ईवीएम था वो स्पेयर ईवीएम था, वो G9 नहीं था। जो G9 ईवीएम थे वो सारे के सारे पोलिंग स्टेशन में थे। हालात बिगड़ते देख क्षेत्र के लोगों ने तुरंत इसकी खबर पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर अधिकारियों और ईवीएम को बचाया। उपद्रवी ये समझ बैठे थे कि ये वही मशीन है जिसमें वोट पड़े हैं, लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी आभास नहीं था कि वो गलत कार पर हमला कर रहे हैं। संविधान की दुहाई देने वाले राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं की तरफ से की गई इस तरह की हरकत कथनी और करनी में फर्क को बताती है। वहीं पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर शिकायत दर्ज कर ली है और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब बात करते हैं बाबा बागेश्वर की पदयात्रा की।
भेदभाव को मिटाने के लिए हमने प्रण लिया, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। तो पदयात्रा के जरिए बाबा बागेश्वर हिंदुओं को एकजुट करने की कोशिश करेंगे। 9 दिनों तक ये पदयात्रा चलेगी। 160 किलोमीटर की पदयात्रा होगी। मध्य प्रदेश के ये बताया जा रहा है छतरपुर से शुरू होकर ओरछा तक जाएगी, जिसमें लोगों का जुड़ना भी शुरू हो चुका है। तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग जगहों से साधु संत पहुंचे हैं इस पदयात्रा का हिस्सा बनने के लिए। ये पदयात्रा जिसकी आज शुरुआत हुआ है और आज से 29 नवंबर तक ये पदयात्रा 9 दिनों तक यूं ही लगातार चलती रहेगी। यानी पैदल यात्रा के जरिए एक बड़ा संदेश बाबा बागेश्वर देने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें भेदभाव दूर करना, जातिवाद दूर करना, वो इसका मकसद है। एक बड़ा संकल्प लिया गया है बाबा बागेश्वर की ओर से हिंदुत्व का झंडा बुलंद करने का, सबको एक करने का, सनातन धर्म की विजय पताका फहराने का। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिस तरह से वहां लोगों की मौजूदगी है, अंदाजा लगाया जा सकता है इस पदयात्रा को लेकर लोगों के मन में कितना विश्वास है। क्या कहा इस पदयात्रा को लेकर बाबा बागेश्वर ने, उनसे खास बातचीत की हमारी सहयोगी। क्या कहना चाहेंगे, संदेश क्या देना चाहेंगे? हर हाल में हिंदुओं को एक करना है, जात पात के भेदभाव को मिटाना है। यही संकल्प लेकर के हम 160 किलोमीटर चल रहे हैं। लेकिन ये यात्रा आप कर तो रहे हैं, कुछ ये यात्रा पॉलिटिकल एजेंडा है। अब हमारी तो अभी कोई पार्टी बनी नहीं है, बनेगी तो हम आपको खबर करेंगे। अच्छा, एक चीज और, आप कह रहे हैं कि आप शादी भी बहुत जल्द करने वाले हैं। जी बाबा, आपने ये भी कहा, खबर ये भी है कि आप बहुत जल्द शादी भी करने वाले हैं। करेंगे, बिल्कुल करेंगे, आपको बताएंगे। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। तो देखिए, बाबा बागेश्वर के सनातन मिशन को लेकर के हम लगातार जिक्र करें, बढ़ेंगे आगे। सनातन और हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले बाबा बागेश्वर यानी कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री फिर से चर्चा में आ गए हैं और इस बार बाबा बागेश्वर ने जात पात, छुआछूत खत्म करने और जातियों में बटे हिंदुओं को एक करने के लिए वो मैदान में उतरे हैं। इसके लिए वो सनातन हिंदू पदयात्रा निकालने जा रहे हैं और जिसकी शुरुआत आज छतरपुर के बागेश्वर धाम से हुई है। 9 दिनों तक चलने वाली इस पदयात्रा के लिए भक्तों में कितना उत्साह है वो हम आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। हिंदुओं को एकजुट करके हिंदू राष्ट्र की हुंकार भरने वाले बाबा बागेश्वर ने अब खुद सनातन की ध्वजा अपने हाथ में थामकर हिंदुओं को जगाने का प्रण लिया है। बाबा बागेश्वर ने ऐलान किया कि अगले 9 दिनों तक वो खुद 160 किलोमीटर पैदल चलेंगे और सोए हिंदुओं को जगाएंगे। हर हाल में